यानी 8 तारीख को पूरी तरह से अपने रुझान पर आ जाएगा, क्योंकि जो कल फॉर्म विड्रॉल होने हैं वो हो जाएंगे और एक लिस्ट पूरी की पूरी और एक पूरी रूपरेखा सामने अब कल से आ जाएगी। आज 7 तारीख है, रविवार का दिन है। जितने फॉर्म वापस लेने हैं, जिसको मनाना है, जिसको बैठाना है, किसी को उठाना है, किसी को किसके समर्थन में खड़ा रहना है, कुछ सौदेबाजी है, ये सारे काम आज हो जाएंगे। अब तक अमरावती में 56 लोगों ने पूरे फॉर्म भरे, तो 73 लोगों ने थे, 73 फॉर्म उठे थे, जिसमें से 56 फॉर्म पूरी तरह वैध पाए गए। इनमें से विड्रॉल्स भी 4 लोगों के आ गए, रिजेक्शन भी आ गया, 2 लोगों ने विड्रॉल ले लिया। अब जाके 56 फॉर्म बचे हुए हैं। अब ये लोग कितने दिन तक टिक पाते हैं और किस प्रकार टिक पाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले कभी 56 फॉर्म अमरावती लोकसभा में भरे गए। हमारे साथ में संजय जी मापले, जो सिटी न्यूज़ के राजनीतिक विश्लेषज्ञ है। बहुत सारी चर्चाएं करनी है, लेकिन आज विशेष हम फॉर्म और लोगों की उम्मीदवारी और क्यों इतने लोग फॉर्म भरते, इन चीज़ पे चर्चा करेंगे। आखिर इतने लोगों, क्या 56 लोग अपना चुनाव करेंगे, 56 लोग चुनाव लड़ेंगे और 56 लोग लोगों के घरों में, लोगों के परिसर में वोट मांगने जाएंगे? रोज के 5 लोग भी गए तो मात्र 10 से 12 दिन चुनाव को लगेंगे, तो एक एक के घर में दिन भर में 5-5 लोग वोट मांगने आते रहेंगे, उसके बाद में कार्यकर्ता जाते रहें, तो शायद आम आदमी भी इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं परेशान होगा। तो इन सारी परेशानी को बचने के लिए किस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए और इतने सारे लोग कैसे आ जाते? अभी तो ठीक है कि 300 कुछ के ऊपर जाओ तो ईवीएम हटता, अभी भी इस पोजीशन में 4 ईवीएम मशीन लगानी पड़ेगी आपको। अपना उम्मीदवार कौन से, इसमें हालांकि राजनीतिक पार्टी जितनी भी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके 1 नंबर ईवीएम में ही फॉर्म आएंगे, बाकी 3 लोगों जो आएंगे वो नाम के सीक्वेंस के हिसाब से नाम आएंगे। हमारे साथ में संजय जी मापले, नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों से आपके दौरे भी चल रहे हैं, चुनाव भी चल रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना भी चालू है, किसी पार्टी का प्रचार भी करें, लेकिन हमें यहाँ पार्टी की बात नहीं, अभी हम लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है अपने यहाँ पे। 8 तारीख को इसमें के सारे एक फाइनल लिस्ट लोगों को, बहुत सारे लोगों का आज दिन भर मनाना चालू है। किसी को कोई पैसे दे के मना रहा है, किसी को दबाव में मना रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े नहीं रहे। नहीं खड़े रहने के पीछे किसी न किसी के वोट काटने के लिए खड़े। क्या लगता है ये जितने सारे जो फॉर्म अमरावती में आए हुए हैं, इसका क्या लगता है आपको कि क्या ये लोग इतने चुनाव लड़ना चाहते, इतने लोग? सर्वांना माझा नमस्कार। ज्या खऱ्या म्हणजे 26 एप्रिलला होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये अनेक विषयांवर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये चर्चा सुरू आहे आणि अमरावती लोकसभा मतदार संघ सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या हिट लिस्टवर है जी। बहुत टॉप प्रायोरिटी पे अमरावती, क्योंकि पूरे देश की नज़र अमरावती की सीट पे है। कारण नवनीत राणा हो सकती है उसका। कारण नवनीतजी राणा हे कारण आहेच, मूळ कारण त्याच आहे। आणि एकीकडे आता आपण पाहिलं आहे की फॉर्म भरण्यापासून हळूहळू वातावरणाची निर्मिती होत आहे आणि आता उद्याला नामांकन परत घेण्याचा शेवटला दिवस आहे आणि आतापर्यंत 56 लोकांनी, 56 उमेदवारांनी फॉर्म भरले। जो लिस्ट पूरी हो गई, तैयार हुई, जी यादी आपल्याकडे प्राप्त झालेली आहे, त्याच्यामध्ये 56 लोकांनी, 2 लोगों ने शायद विड्रॉल लिया, उसमें से यादी आपल्याकडे आहे। 53-54 लोग, आज भी कुछ लोगों ने विड्रॉल लिए होंगे अभी। आणि त्याच्यामध्ये त्या यादीमध्ये आपण असं पाहिलं तर सारे अपक्ष आणि जे विविध संघटनेमध्ये जे लोक काम करतात त्यांच्यासुद्धा पार्टींची नावं त्यांच्यासमोर उल्लेखित केलेले आहे। ज्या पार्ट्या जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये बिलकुल बोटावर मोजणे इतके त्यांचे लोक असतील, कार्यकर्ते असतील, मतदार असतील, तशाही उमेदवारांनी लोकसभेमध्ये फॉर्म भरलेले आहे। त्याचं कारण असं आहे की एक तर आपला मतदारसंघ हा म्हणजे राखीव मतदारसंघ आहे
आणि प्रत्येकाची इच्छा असते की मी फॉर्म भरला पाहिजे, त्या गॅझेटमध्ये आलो पाहिजे, निवडणूक लढलो पाहिजे, लोकांपर्यंत पोचलो पाहिजे. बैलेट पेपर में नाम आ जाए, इतनी वो मशीन पे नाम आए, इसमें ही लोगों को बहुत खुशी है. हां, याच्यामध्ये तुमचा तो खरा आनंद आहे की माझं नाव त्या EVM मशीनवर माझं नाव आहे. परंतु दुसरीकडे आपण असं पाहिलं तर ही लोकसभा निवडणूक आहे. ज्या लोकसभा निवडणूक म्हणजे या देशाच्या ज्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं पॉलिसी डिसाईड होतात. जी जी. म्हणजे ही लोकसभा निवडणूक म्हणजे देशाची सर्वोच्च निवडणूक आहे. ज्या संसदेमध्ये पूर्ण देशाच्या विकासात्मक विषय असेल, याच्या व्यतिरिक्तही जे विषय असतात त्याच्या ज्या पॉलिसी डिसाईड होतात त्या संसदेमध्ये होतात. इतकी मोठी निवडणूक आहे. आता 56 लोकांनी जे या ठिकाणी फॉर्म भरले, 2 लोकांनी विड्रॉल केले. आता उद्यापर्यंत आपल्याला अजून माहीत पडेल. तर माझा तर असा अंदाज आहे की उद्या 10 ते 15 लोक पुन्हा आपलं नामांकन तो भी 40 लोग मागे 10-15 भी घेतील. लेते, तो भी 40 लोग, 40 यानी 15 थी, 3 EVM, फिर भी 3 EVM मशीन मशीन लागेल, 3 EVM मशीन लागणार आहे. तो ये शौक कि 7,500 रुपये भरकर इतने लोगों के यानी 12 लाख के आसपास लोग वोटिंग करेंगे. 12 लाख अंदाज जो लग रहा है. 18 लाख 36,000 अभी टोटल वोटर्स है अमरावती में, जिसमें 18 साल से लेके तो 110 साल तक के लोगों की गिनती है उसमें. तो ऐसे में इतने लोगों के सामने उसका नाम, हालांकि ठीक है इतने लोग सब नाम भी नहीं पढ़ते जाके उसको, क्योंकि बाहर से समझा दिया जाता कि पहली मशीन में 4 नंबर का बटन है. बराबर. वो 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का जो भी प्रमुख उम्मीदवार रहेंगे, क्योंकि प्रमुख उम्मीदवार 3 से 4 हो सकते हैं. अभी तो फिलहाल सामने 3 नज़र दिख रहे. कोई यदि बाकी समर्थन लेके आता है तो 4 उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी 3 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं. जो भाजपा से एक नवनीत राणा है, दूसरे प्रहार से दिनेश बुब है, और एक बलवंत वानखड़े जो महाविकास आघाड़ी से अभी चुनाव लड़ रहे हैं. सारी पार्टियां ऐसे प्रमुखता से जो दिख रहे हैं उम्मीदवार हैं, जो प्रचार कार्य में भी लगे हुए, लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, ये 3 ही उम्मीदवार. चौथा भी एक अभी खबर आई कि आनंद राज अंबेडकर भी, जो रिपब्लिकन सेना है, उनसे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दिया, और वो कह रहे हैं कि मैं खड़े रहूँगा. आज तक हालांकि सुबह तक ये चर्चा चल रही थी कि शायद वो फॉर्म वापस ले लेंगे. फॉर्म चालू था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया होगा कि उन्होंने खड़े रहने का अपना मन बना लिया. मुंबई से आते हैं ये, शायद यहाँ के नहीं है, और बाड़ा साहब के वंशज है. ये प्रमुखता से उनके जो क्वालिफिकेशन उनके पास में चुनाव लड़ने का अमरावती से इस सीट पे, वो है प्रमुखता से बाड़ा साहब के वंशज है. तो ये है, और इसमें जो 50 लोग हैं, अब क्या ये इनका शौक है बैलेट पेपर पे आने का, या कोई दूसरे और कारण है? क्या एक बार 7,500 लगा के 25-50 हज़ार की कमाई करनी है? ऐसे कई बहुत सारे उद्देश्य उसके हो सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जो लोकशाही की परंपरा है जो है, कहीं तो भी ये इसको डैमेज कर रहे हैं. नाही, लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहेच. जी. आणि मी तुम्हाला पहिले सांगितलं की हा आपला जो मतदारसंघ मतदारसंघ राखीव आहे, आणि माझ्या माहितीप्रमाणे हे शेवटलं वर्ष आहे राखीव असण्याचं, म्हणजे 15 वर्षाच्या कॅटेगरीप्रमाणे. 20 हो गया, चौथा टर्म है, चौथा टर्म है, ओपन हो जाएगा, शेवटला टर्म आहे. आणि म्हणून प्रत्येकाला असं वाटतं की बा निवडणुकीमध्ये मी उभं राहिलं पाहिजे, मी माझं भाग्य अजमावलं पाहिजे. पण एक गोष्ट त्यांना माहीत असते की ज्या मतदारसंघामध्ये मी निवडणूक लढतो की माझी पात्रता काय आहे, माझी पात्रता काय आहे, म्हणजे मी निवडून येऊ शकतो का, एवढा खर्च करू शकतो का. लोकसभा निवडणूक म्हणजे इलेक्शन कमिशन किती त्याचा मग किती खर्च दर्शवते वेगळा भाग आहे, म्हणजे त्यांची किती मर्यादा आहे. त्याच्याही मर्यादेच्या पलीकडे खऱ्या अर्थानं लोकसभा निवडणूक लढवायची असेल तर तो इकॉनॉमिकल पुरू शकेल का, तो कार्यकर्त्यांना घेऊन होईल का. आता 8 तारखेला नामांकन मागे घेतल्यानंतर मग चिन्ह वाटप होईल. 26ला निवडणूक आहे, म्हणजे 24ला 5 वाजता प्रचार बंद होईल. म्हणजे संपूर्ण कालावधीमध्ये आपल्याला 15 दिवस मिळतील. मग 15 दिवसामध्ये आपण 18 लाख लोकांना आपण संपर्क करू शकू का, 18 लाखांपर्यंत आपण पोहोचू शकू का. हा सगळा अपन खुद नहीं पहुंचे तो कोई मैसेज के माध्यम से, संदेश के माध्यम से 18 लाख लोगों को एक सादा संदेश भी देना, सादा टैक्स मैसेज भी देना, तो एक बार मैसेज देने का 5 लाख रुपए कमीत कमी खर्च येतात. एक सादा मैसेज दिए, तो हालांकि हर आदमी मैसेज देखता भी नहीं. 18 लाख लोगों को मैसेज देने के लिए और 18 लाख लोगों के घर तक पॉम्पलेट पहुँचाने में एक चीज़ में दो तो भले ही निर्वाचन अधिकारी ने 95 लाख का खर्चा इसके लिए किया, लेकिन हम भी जानते हैं कि 95 लाख में कुछ नहीं होता. हाँ. तो ये जो उम्मीदवार की जिन्होंने ये की है,
मेरा ये कहना नहीं है संजय जी कि लोकशाही में हर आदमी को खड़ा है, तो ऐसे तो फिर 400 लोग खड़े हो गए तो सब जगह बैलेट पेपर से इनको चुनाव करना पड़ेगा। तो संस्था जो इसके पीछे काम करती है उसकी भी कहीं लिमिटेशंस आती है, हम उसमें कहीं अपना चुनाव नहीं कर पाता। अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पे वोट कौन किसके काट सकता है, इसके खड़े रहने के पीछे अभी तो आज देखो, आज से लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो गई कि मैं इसके समर्थन में फॉर्म दे रहा हूँ, मैं इसके समर्थन में दे रहा हूँ। पहले फॉर्म भरते, उस टाइम अपना फोटो खिंचवाते, प्रेस में आते, एकमात्र यहाँ इतना, और हर आदमी भी प्रेस लेगा। प्रेस इतना यहाँ पे आसान हो गया कि एक लेके भाई मेरे को समर्थन देना है, जब प्रेस वाले को बुलाते प्रेस वाले भी हम लोग सारे चल जाते, उसका समर्थन घोषित, तो पेपर में फोटो आ गया, समर्थन दे दिया, वो अपने काम से लग जाता, ये अपने काम से लग। तो ये कहीं तो भी परंपराएं रुकनी चाहिए। हम ये नहीं करें कि आपको लड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन किस अधिकार से आप चुनाव लड़ रहे हैं ये भी तो आपके पास चाहिए ना, कि आपको चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है संविधान ने दिया, लेकिन आपके पास में उतनी क्वालिटी, उतना क्वालिफिकेशन है, उतने कार्यकर्ता होता है। और ऐसा तो नहीं है कि भाई एक जगह आप एक जगह खड़े रह के स्पीच दे दिया, आपको समझ लो क्या करना, वो परंपरा अपने यहाँ नहीं है। आपको तो व्यक्तिगत घर पे जाके संपर्क करना है कि मैं खड़ा हूँ, मेरा परिचय देना है। उसमें से तो यानी 56 में से 50 लोग ऐसे हैं जिसका किसी से परिचय नहीं है, एक दूसरे को नहीं जानते। तो ऐसे में कहीं तो भी लोगों का इरिटेशन बढ़ जाता है। अब वहाँ पे 4 मशीन देखेंगे और समझो लोगों ने रोज़ प्रचार के भोंगे शुरू कर दिए, तो क्या हालत होंगी। तो इन सब चीज़ को बचने के लिए हम इस पे क्या रखते हैं, 2-1 सब ये प्रस्ताव देने वाला और दूसरा इसका, इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए, कहीं तो भी सुधार करना चाहिए कि भाई 100 लोग लेके आओ, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, त्याच्यामध्ये इलेक्शन कमिशनने सुधारणा केली पाहिजे। 100 लोग लेके आप, तो 100 लोग जमा करने को, मतदार यादीमध्ये अनुमोदक आणि सूचक जे लोक राहतात त्याच्यामधली जी मर्यादा आहे ती मर्यादा 100-150च्या वर जर गेली तर मग त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी ब्रेक लागेल की चुनाव भरने के पहले चुनाव फॉर्म नहीं खड़े रहो, लेकिन आपके पास में 100 कार्यकर्ता, जसे तर राष्ट्रपतीचा निवडणूक लढवायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला एवढे खासदार आवश्यक आहे, तर असं सुद्धा निवडणुकी इलेक्शन कमिशनने थोड़ी सुधारणा केली पाहिजे। नहीं पार्टी का ठीक है, पार्टी का समर्थन है, पार्टी का स्टेटस समझ में आ रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता 300 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां, मैंने उस दिन प्रादेशिक अभी सर्च करा था, 300 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है। 300 लोग, यदि 300 लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर देवे तो देश की तो निश्चित रूप से एक नई सिस्टम चालू हो जाएगी। कोई व्यक्ति तो कहीं तो भी इसके लिए या तो लड़ना है, एक प्री टेस्ट होनी चाहिए चुनाव लड़ने की। ये हम सिर्फ एक हमारी राय है कि भाई जिसको लोकसभा का चुनाव लड़ना है 6 महीने पहले, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, हर चीज़ के लिए, किसी को एग्जाम भी देनी है टेस्ट लेने, आपको जॉब देना आपकी टेस्ट लेना, तो जिसको उम्मीदवारी के लिए खड़े रहना, हम लाइसेंस भी निकालते हैं हमारा गाड़ी में जाके, तो हमारी टेस्ट लेते, दिखाते कहाँ कि भाई ऐसा सीन नहीं है, काहे का साइन है, आपको समझ रहा है कि रोड पर पढ़ना लिखना नहीं, आपको साइन दिखाते भाई ऐसा राइट एरो, तो भाई इसको राइट टर्न है, ऐसा ब्रेक दिया होता है, आगे पुल आ रहा है, ये चीज़ की समझ होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चंस होने चाहिए उसमें कि भाई ये आप पूरे करोगे कि आपके कार्यकर्ता की लिस्ट है आपकी क्या है क्या नहीं है, तो एक प्री टेस्ट है, उसको कम से कम प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट तो भी इसकी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे यदि ऐसे लोकशाही की बात रही, आज 56 है, लोगों को लगता है मेरा नाम, कल दूसरे, हर जगह यदि 56 लोग ऐसे 50 लोग, टीवी मशीन नहीं पूरेंगी, नया खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये सारे चीज़ों के लिए सरकार ने प्रयास करना चाहिए कि ये जो फॉर्म भरने के सिस्टम है, अब कैटेगरी की है तो निश्चित रूप से जो उसका जमानत अमाउंट है वो भी कम होता है, तो सारी सुविधा देनी पड़ती, तो उसका बेनिफिट उठा के यहाँ पे अभी लोगों ने 56 फॉर्म भर दिए। अब क्या होगा, इसमें से कितने फॉर्म किसके समर्थन में वापस जाने हैं, क्या लगता है, क्योंकि पूरे जो यदि हम पार्टी वाइज बात करें तो यहाँ पे अभी कैटेगरी की रिजर्व सीट है, निश्चित रूप से वो वोट बैंक है जो कांग्रेस के तरफ, यदि हम सीधे कांग्रेस के नए बीजेपी के विरोध में जाता है, किसी को भी जाए, अल्पसंख्यक है, उसके बाद में SC/ST कैटेगरी के है, क्योंकि सरकार से इनकी हमेशा शिकायतें थी, जो भी प्रस्तावित सरकारें थी इनकी सुविधाओं के लिए शिकायतें थी, वो सरकार के खिलाफ में जैसे, तो ऐसे तो सारे के सारे अभी जो पोजीशन में दिख रहा है, ये तो किसी न किसी के वोट काटेंगे, एक बार काटेंगे, तो वो लोग फिर उसको मनाएंगे, करेंगे, क्या क्या होता क्या है इसमें, क्या 56 लोग क्या अब जो वापस लेंगे, किसके कारण वापस लेंगे, एक भरा शौक किया वापस ले लिया, कि किसी के मनाएंगे, कोई करेंगे। आपण तसं EVMच्या मशीनचा खर्चाचा विचार करतो तसा तो सिक्युरिटीचा पण आहे, म्हणजे ज्या व्यक्तीने फॉर्म भरला त्याला एक सिक्युरिटी गार्ड द्यावा लागतो, एक को, हाँ लोकसभा में एक सिक्युरिटी गार्ड त्याला द्यावा लागेल, म्हणजे प्रत्येक एका कॅन्डिडेटला। आता तो त्या कॅन्डिडेटची हे भूमिका आहे, तो कॅन्डिडेटचं वातावरण कसं आहे, काय आहे, त्याला त्या याच्यामध्ये धोका आहे काय, कसं आहे, सगळं पाहून, पण उस कैंडिडेट को ले जाने का तो खर्चा उसको करना पड़ेगा, गाड़ी में कम से कम गाड़ी तो करनी पड़ेगी,
एक त्याला एक कॉन्स्टेबल द्यावा नहीं, लागेल एक जो भी लोग खड़े हैं कृपया यदि वो देख रहे हैं कि खड़े रहने में आपका चलो एक बार का शौक तो हो जाए, लेकिन उसके पीछे की झंझटें कितनी है आपके साथ में सारे, आपको रोज हिसाब देना, उसके लिए कार्यकर्ता आपको रखना है, रोज खर्चे का आज कहाँ गया, आपका पूरा दिन भर मॉनिटरिंग होगा, आपको उसका हिसाब देना है, आपने कहीं किसी को 2 लोगों को चाय पिलाई तो उसका भी आपको खर्चा लिख के देना है। ये सारे लिखने के लिए आपको एक अकाउंटेंट लगेगा, वो भी एक क्वालिफाइड आदमी लगेगा, प्रॉपर आपके इसमें भरे। हालांकि जो आपका फॉर्म भरा किसी ने किसी से जाके फॉर्म भरा है, क्योंकि फॉर्म इतना क्रिटिकल है कि सादा आदमी नहीं भर सकता, उसको वो है सारे अपने संपत्ति का ब्यौरा देना है, पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा देना है, आपके ऊपर कोई आपराधिक ये तो नहीं है, वो सारी चीज़ें का देना है, और रोजाना खर्चे की रिपोर्ट, और उसके बाद में पूरा एक सारे। तो ये सारी भी झंझटें पूरी इसके पीछे होती है। बहुत आसान नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ना, क्योंकि जो पार्टियां लड़ती हैं उनके राजनीतिक पूरे कार्यकर्ता होते हैं, उनको पूरा पता होता है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना, किस प्रकार से संचालन करना है। उम्मीदवार के पास सिर्फ काम होता है जाके प्रचार करना, हाथ जोड़ना, लेकिन पीछे की सारी जो स्थिति है उनके कार्यकर्ता संभालते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आणि कसं आहे की त्या लोकसभेचे कॅन्डिडेट आहे, आपण असं पाहिलं आहे की एखाद्या कॅन्डिडेटला कुठं काही प्रॉब्लेम झाला, काही कमी जास्त झालं तर त्या ठिकाणच्या निवडणुकासुद्धा रद्द होतात जी, त्याच्यामुळे ती प्रशासनाची सुद्धा ती तेवढी जबाबदारी आहे की त्या कॅन्डिडेटला सेफ ठेवणं। हाँ, यदि किसी की किसी भी प्रकार से हो न हो हाँ, कोई भी प्रकार की किसी की दुर्घटना होती है तो त्या ठिकाणच्या निवडणुका या ये तो बहुत खतरनाक बात है एकदम। म्हणजे असंही आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे, आणि माझं याच्यावर असं मत आहे की ज्या नेहमी एक विषय चर्चेला आपण असतो, त्या चर्चेची तुम्ही आणि मी आपण जरी त्याच्या समर्थनार्थ नसेल तर नेहमी चर्चा असते की आता फॉर्म भरायचा, मग कोणतरी कॅन्डिडेट आपल्याला फोन करेल, मग तो म्हणेल की भाऊ तुम्ही मागे घेऊन घ्या, आपलं कसं जमते पाहून घ्या, बहुत धंदा करून वो तो चल रहा है, आज रविवार में दिन भर चल रहा है सारा। तर हा विषय आपला नेहमी आपण त्याचं समर्थन करत नाही, म्हणजे तसं चुकीचं आहे, पण याही चर्चा नेहमी असतात की मग नहीं, देखो ना, रिपब्लिकन सेना का जो उम्मीदवार है, कल तक थी कि भाई मैं खड़े नहीं रहूँगा, वंचित ने मुझे लेट समर्थन दिया, इससे मैं खड़े नहीं, पहले समर्थन मांगा था नहीं दिया, फिर उन्होंने समर्थन का लेटर दिया तो बोलते मैं वापस जाता, फिर अभी वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि मैं पूरा ताकत से चुनाव लड़ूंगा। तर तसं पाहिलं तर ॲक्च्युअली चुकीचं आहे, ज्याला उभं राहायचं त्याने उभं राहिलं पाहिजे, कारण की मला कधी कधी असं वाटतं की ही लोकशाही की मस्करी नाही, लोकशाहीची थट्टा झालेली आहे ही जी आहे ना, हे निवडणुकीची म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे। मग ज्याला लढायचं आहे त्यानं मोकळ्यानं लढलं पाहिजे, त्याला किती मतं भेटेल काय भेटेल, तो कोणाचं मते मायनस करेल का, हा पुढचा वर्ष म्हणजे मतदार आहे, मतदार ठरवणार आहे की त्याला कोणाला मत द्यायचं आहे। परंतु ही लोकशाहीची थट्टा आहे की एकदा त्यांनी नामांकन फॉर्म भरल्यानंतर त्याचा फॉर्म रिजेक्ट झाला, हा वेगळा भाग झाला, प्रशासनामध्ये त्याचा फॉर्म रिजेक्ट झाला, हा प्रशासकीय भाग झाला, पण आज फॉर्म भरल्यानंतर 4 दिवसांत नामांकन आपण प्रशासनाला सुद्धा अशा माध्यमातून वेठीस धरण्याचा एक प्रकार आपण प्रयत्न करतोय, वेठीचा आपण प्रयत्न करतो, म्हणजे त्यांची जी मॅन पॉवर आहे त्याची ती पण ती वेठी त्याच्या म्हणजे उद्या समजा 15 उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला आणि समजा 40 उमेदवार, 40 सिक्युरिटी गार्ड लग गए, 40 सिक्युरिटी गार्ड लागले, त्यांची सिक्युरिटी गव्हर्नमेंटकडे प्रशासनाकडे आली, त्या ईव्हीएम मशीन तेवढ्या त्यांना वाढवलं। ठीक आहे, आपण एक म्हणू किंवा लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला लढण्याचा अधिकार आहे, तो स्वतः स्वतंत्र अधिकार है, तो असला पाहिजे। फिर जहाँ पे वोटिंग होती है, वोटिंग हमारे यहाँ जनरली हमने देखा कि स्कूलों के रूम में होती है, तो स्कूलों के रूम में 5 टेबल तो इनके लगे रहते हैं, वो 40 उम्मीदवार को वहाँ पे उसके प्रतिनिधि को बैठने को जगह देना पड़ता है, तो वो 40 चेयर इतने बड़े रूम भी होने चाहिए ना। हाँ ना, तो 40 जर तुझे उमेदवार राहिले, हाँ, तो 40 लोकांचं त्यांना त्याची व्यवस्था करावं लागेल, आणि तो सगळा जो भार होतो सगळा भार प्रशासनावर येतो। वो हाँ 40 चेयर, अब यहाँ कहीं मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी मतदान सेंटर पे 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था होंगी घर में। आपल्या इथे ज्या रूम्स आहे, आपल्याला शाळा कुठल्या आहे, आपल्या इथं खाजगी शाळा नाही, एक प्रश्न जिल्हा परिषदच्या शाळा आणि महानगरपालिकेच्या शाळा, एका रूममध्ये आपण जर पाहिलं की 30 ते 35 ते 40 विद्यार्थ्यांची बसायची व्यवस्था असते रूममध्येच, वो विद्यार्थी होगी वो भी कंजेस्टेड पूरा रूम आहे। आता त्याच्यामध्ये या 4-5 मशीन आहे, त्याच्यामध्ये मग बूथ पोलिंग एजंट, प्रशासनातले लोक आणि हे सगळे लोक, मतदान केंद्र प्रमुख प्लस यांचे प्रतिनिधी, असा सगळं जर आपण आतमध्येच आपल्याला असं वाटतं की 50 लोक आतमध्येच आहे। याही विषयावर खऱ्या अर्थानं सार्वजनिक चर्चा होणं अत्यंत गरजेचं आहे। जसा तुम्ही तो विषय मांडला की एखाद्या उमेदवाराला उभं राहायचं असेल तर इलेक्शन कमिशनरनं या संदर्भातली एक सूचना करून किंवा एका उमेदवाराला फॉर्म भरायचा आहे, त्याच्या समर्थनार्थ
त्या जिल्ह्यामध्ये असलेल्या त्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये असलेल्या 150 लोकांची यादी, हा, त्याच्या सह्या, एक प्रस्तावाने इतके समर्थक पाहिजे, इतके समर्थक पाहिजे. जसं आपण बाकीच्या ज्याच्या वरिष्ठ आपण पदाच्या आपण नेहमी पाहत असतो की 150 लोकांची त्यांची यादी द्यावी. 150 लोक त्यांनी लिहायचं की हा मतदार केंद्र क्रमांक, हा मतदारांचा यादी क्रमांक, हा अनुक्रमांक, आणि आम्ही या उमेदवाराला म्हणजे उभं राहण्याकरता आम्ही समर्थन देत आहे. अनुमोदन आम्ही रिझर्व्हनेच हे करावा. आणि ज्या कॅटेगरीचे जे कॅन्डिडेट आहे तो सुद्धा प्रतिनिधी त्याच कॅटेगरीतला असला पाहिजे. त्याच्यामुळे असं होईल की लढणारा पण विचार करेल आणि ज्याला समर्थन द्यायचं आहे तो पण विचार करेल. ॲटोमॅटिक त्याची पण कॅपॅसिटी माहीत पडेल की आपल्या पाठी 150 लोक आहे. माझं व्यक्तिगत मत असं आहे की जर त्याला 150 लोक त्याला समर्थन दिलं याचा अर्थ असा आहे की तो लढण्याचा तो कॅपेबल आहे, तो कॅपेबल पर्सन आहे आणि त्यांना निवडणूक लढवण्याचा हरकत नाही. 150 लोकांनी पूर्ण लोकसभेमध्ये जर आपण असा प्रचार केला, अमरावतीमध्ये 6 कॉन्स्टिट्यूशन येतात, मग त्यांनी प्रतिनिधित्व केलं की 4 या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये 5 लोक, त्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये 5 लोक ते प्रचार करू शकतात. त्याही कॅन्डिडेटला प्रचार करण्याकरता अधिक सोयीचं होते. म्हणून याच्यामध्ये सुधारणा अत्यंत गरजेचं आहे. अशा सुधारणा तोतपर्यंत होत नाही, तोतपर्यंत ही जी परिस्थिती आहे म्हणजे एका बूथवरची आपण परिस्थिती पाहतो. बरं, ही परिस्थिती महाराष्ट्रातली आहे. शहरी भागातले जे ग्रामीण भागातल्या परिस्थिती किती वाईट आहे. जगह नहीं है, छोटे छोटे से रूम में वहाँ पे होता पूरा ज्या गावाचं पॉप्युलेशन 2-2.5 हजार आहे तिथं खाजगी शाळा नाही, एक जिल्हा परिषद शाळा आहे. इसमें भी कैसा होता, एक जगह 3-3, 4-4 पोलिंग बूथ रहते एक स्कूल में, बराबर, तो एक में एक प्रतिनिधि है, ऐसे 4 में तो यदि 40 है तो 160 प्रतिनिधि एक बूथ सेंटर, ये 4 सेंटर है तो वहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि भाई एक बूथ में 400-450 करीब वोट अपने जो रहते हैं, एक जो पोलिंग बूथ है उसमें 400-450 वोट है. एक कैपेसिटी की सुबह 7 बजे से लेकर आज तक कितने लोग शाम को 5 बजे तक कितने वोट कर सकते, उतने की व्यवस्था रहती है वहाँ पे. तो ऐसा दिया जाए तो एक 400 लोगों के पीछे एक प्रतिनिधि और हो गया, एक प्रतिनिधि और हो गया. तो इतनी कैपेसिटी, कम से कम भाई इतने बूथ पे बैठने के आदमी है कि कम से कम इतना 150 तो बताएं तो 150 ज़्यादा बूथ है. बरं, त्यांची नाश्त्या चहा पाणी जेवायची व्यवस्था आहे, हाँ, तो पण भाग आहे. कारण की तो जो प्रतिनिधी असतो प्रत्येक पार्टीचा किंवा त्या कॅन्डिडेटचा, तो अधिकृत प्रतिनिधी असतो, त्याची शासनाकडे नोंद असते, त्याचे फोटो असतात, त्याचा आधार कार्ड असतो, त्याची सुद्धा व्यवस्था प्रशासनाला करावी लागते. आता हा शहरी भागातला प्रचार ठीक आहे, ग्रामीण भागामधली किती परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागात एकच शाळा आहे, एक जिल्हा परिषद असेल. खाजगी शाळा ग्रामीण भागामध्ये खूप कमी आहे. एखाद्या आपण ग्रामीण भागामध्ये गेलो तिथे एक जिल्हा परिषद शाळा, त्या शाळेमध्ये बसायच्या विद्यार्थ्यांची व्यवस्था 200-250 विद्यार्थ्यांची. मग सगळं जर असं झालं तर प्रशासनाचा जो भाग पडेल, म्हणजे प्रशासनाचा जो हा भार पडेल, हा खरोखर आपण त्यामध्ये कल्पनाही करू शकत नहीं. होता क्या हो संजय भैया, अपन सारी बात कर ले. अब जैसे हमने बताया कि 40 लोग, एक बार क्या होता, सरकार जब तक नहीं आती जब तक उनको इन चीज़ों की तकलीफ नहीं आएंगी कहीं पे, इसका कुछ ये नहीं होगा. तो 40 लोग खड़े हैं तो 40 लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेजना. एक स्कूल में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बूथ रहते हैं. एक बूथ पे समझो प्रतिनिधि का 300 आदमी अंदर चले गया तो पुलिस प्रशासन भी क्या करेगा. नहीं, वहाँ जब तक ये तकलीफें निर्माण नहीं होंगी. एक्चुअली वहाँ पे बैठने की व्यवस्था होना ना. प्रतिनिधि किसी भी उम्मीदवार का जो भी प्रतिनिधि रहता है, चुन के कौन आता वो आगे वो प्रश्न नहीं है अपना, अभी प्रक्रिया पे जा रहे हैं. जो भी प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है वो तो रिस्पेक्टिव पर्सन है ना, उसको समझदारी है ना. हाँ. जब भी कोई उम्मीदवार उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर, तो इसका अर्थ ऐसा है कि वो समझदार है. वो भी वहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक आहे जो प्रतिनिधी वहाँ का. मग त्याची सुद्धा व्यवस्था करायला त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. मग सगळ्यांची व्यवस्था, 40 लोकांची व्यवस्था आपण खोचे टाकून केली तर मग मतदारांनी, केंद्र प्रमुखांनी कुठे त्यांचं कसं करायचं, हा एक प्रशासनावरचा जो मोठा जो भार आहे, हा भार कमी करण्याकरता इलेक्शन कमिशनने पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण की पुढे अजून परिस्थिती बिकटते. बरं, ही परिस्थिती अमरावती जिल्ह्यातलीच नाही आहे. आपण नागपूरमध्ये गेलो, वर्धामध्ये गेलो, यवतमाळमध्ये गेलो, सगळे फॉर्म भी भरते, 100 लोकांनी फॉर्म भरलेले 100. आणि बरं, त्याला अनुमोदक किती, 1-2 अनुमोदक त्याला, 1-2 सूचक त्याला, 2 क्रमांक लिहिले, झाला विषय. पण हा विषय कुठेतरी थांबला पाहिजे आणि याच्यावर कुठ्या अर्थानं सार्वजनिक चर्चा खऱ्या अर्थानं याच्यामध्ये देशपातळीवर चर्चा व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये सुधारणा व्हायला पाहिजे, असं तरी मी या ठिकाणी थांबून या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं सांगू शकतो. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चुनाव तो कर रहे हैं लोकशाही में. जैसे सबसे पहले बताया कि लोकशाही में अधिकार हर व्यक्ति खड़ा हो सकता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन, एक 2-3 सजेशन यहाँ पे, एक उसकी जो भी उम्मीदवार खड़ा रहता है उसकी एक प्री टेस्ट करके होनी चाहिए. एक कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख लिया या कुछ लिखने गए, उसको कुछ तो भी देश की राजनीति के बारे में, देश की संस्था के बारे में, जिस लोकसभा में जा रहे हैं उस संस्था के बारे में भी. अब एक कहीं हमने सुना था, किसी आमदार ने कहा कि लोकसभा के इलेक्शन
विधानसभा से लेके, अब इसके पीछे क्या लॉजिक, विधानसभा से लेके, क्योंकि इलेक्शन विधानसभा में जाके बटन दबाना है, लोकसभा में भी जाके बटन दबाना है, आपको वार्ड केस में भी जाना तो बटन दबाना है, कोई भी चुनाव होते तो बटन दबाना। अब विधान परिषद की बात किया होगा उन्होंने, तो बात है विधान परिषद के चुनाव अलग ढंग से होते हैं। विधान परिषद के चुनाव क्योंकि वो एक ऐसा एक विशेष प्रतिनिधित्व करके विधान परिषद में जाता है, राज्यसभा में विशेष प्रतिनिधित्व करके जाता है, वो एक चुनाव की प्रक्रिया अलग है। क्योंकि हम हमारे यहाँ के विधान परिषद के चुनाव देते, आपको वोट करते आना भी बहुत बड़ी बात है, हर आदमी उसमें वोट नहीं कर सकता, उसके वोटर लिस्ट भी अलग होती है, उसके वोटर्स भी अलग होते आम नागरिकों में, लेकिन स्पेसिफाई होते हैं कि उस कैटेगरी के, जैसे ग्रेजुएट लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, इस प्रकार की उसमें कैटेगरी थी। और स्वराज संस्थाओं के, ये एक स्वराज संस्था की चर्चा करेंगे, स्थानिक स्वराज संस्था की भी एक चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि अभी एक नया विषय भी एकदम से ध्यान में आ गया उसके बारे में, उसके बारे में चर्चा लेंगे। चर्चा स्थानिक स्वराज संस्था की, अमरावती से स्थानिक स्वराज संस्था के प्रवीण पोटे हैं, उनका कार्यकाल खत्म होने में आ रहा है, और उस कार्यकाल के खत्म होते होते हमको दूसरा चुनाव लेना पड़ता है। लेकिन पिछले 5 साल से सार्वजनिक संस्था ही नहीं है, तो इसका कैसा हो, एक अलग से बात है। क्योंकि एक अभी बात करते करते एकदम चीज़ ध्यान में आ गई कि समझो और एक साल यदि चुनाव नहीं होते तो क्या यह ओबी इलेक्शन कारपोरेशन जिला परिषद के पोस्टपोन हो सकते हैं। हाँ, तो ये भी फिर क्या, ये प्रतिनिधित्व क्या, एक प्रतिनिधित्व वहाँ से, क्योंकि कार्यकाल 6 साल का, वो कार्यकाल तो बढ़ेगा नहीं, कार्यकाल बढ़ाने की प्रोविजन नहीं है, तो वो एक प्रतिनिधित्व क्या वहाँ पे विधान परिषद में चुका। इसकी एक कुछ एक्सपर्ट और कुछ उनको लेके सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मुद्दा था कि जो अभी लोकसभा में बोलो, कोई भी किसी भी चुनाव, लोकसभा तो एक हमारे सामने चुनाव का, लोकसभा, विधानसभा, उसके बाद में नीचे कारपोरेशन, जिला परिषद, जहाँ पे भी यदि ऐसे खड़े होने वाले इतने वाइड स्तर पे यदि फॉर्म भरते हो तो निश्चित प्रशासन और साथ में जनता के लिए भी बहुत इरिटेशन का, यदि सही में 50 लोग प्रचार करने निकल जाए, आपके लोग पास 50 लोगों का प्रचार आए, 50 लोगों के फ़ोन कॉल आने चालू हो जाए आपको कि मैं यहाँ से खड़ा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि बहुत आसान चीज़ होगी, एक पैकेज दे दीजिए आपको, मुझे 10 लाख लोगों को फ़ोन करना था, आपको 10 लाख लोगों को दिन भर में फ़ोन चले जाएंगे, एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज जाएगा कि मैं यहाँ से खड़ा हूँ। इतने लोगों के फ़ोन अटेंड करना कई बार इरिटेशन हो जाता है। इस चक्कर में भी आदमी जान दो मुझे इस प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेना, तो ये इरिटेशन नहीं हो, इसलिए सरकार ने इसके लिए बहुत ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। 2 मुख्य प्रकार से सजेशन दिए कि जो फॉर्म भरने जा रहा है, या तो फीस आप इतनी कर दो कि वो उस फीस के लिए उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्योंकि लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है मेरे ख्याल से 25,000 रुपये शायद जनरल कैटेगरी के, 7,500 रुपये रिजर्व कैटेगरी के। तो इसको इतना महंगा कर दिया जाए कि हर व्यक्ति इसमें, क्योंकि राजनीतिक पार्टी महंगा होता है, जिसको लोकसभा के चुनाव लड़ना है तो लाख रुपया भरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसकी फीस कर देनी चाहिए। अब ये नहीं है कि भाई कोई गरीब चुनाव नहीं लड़ेगा क्या, नहीं, सच में कोई बहुत गरीब है वो चुनाव कैसे लड़ेगा, तो बहुत विकट प्रश्न है कि गरीब आदमी ने, तो गरीब आदमी को फिर लोग, कौन सा गरीब आदमी चुनाव लड़ेगा। सुदाम काका ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, शायद उनके पास उसके भी पैसे नहीं थे डिपॉजिट के, लोगों ने भर दिया है, लोगों ने उनके कपड़े सिला दिए, लोग उनको गाड़ी पे ले लेके घूमते थे, 2 व्हीलर पे हमने उनको प्रचार करते, उनके पास पैसा नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति जो सही में पॉपुलर है और गरीब है, तो जनता उसके साथ में होती है। तो एक तो फीस इतनी बढ़ा दिया जाए कि हर आदमी उसे हाथ नहीं डाले, डिपॉजिट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी होता है। दूसरा यह कर दिया जाए कि जो फॉर्म वापस लेगा उसको पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये जमानत रक्कम आहे ती रक्कम त्याला परत वापस नहीं मिलेगी, चुनाव उसको लड़ना पड़ेगा और जमानत के लायक ये करना पड़ेगा। और 40 लोग खड़े हो गए कि कितना 16 लगता, 1.16 लगता है उसके जमानत के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों की जमानत बच सकती है, बाकी लोगों की तो अपना जमानत जब्त हो जाती। तो ये सारी चीज़ों का जो है चुनाव कमीशन ने इनका पर ध्यान है। अब ये भी कहाँ से होगा कि जब संसद में ये लोग चुन के जाएंगे, एक प्रस्ताव रखेंगे कि ऐसी तकलीफ सार्वजनिक चर्चा व्हायला पाहिजे, इसमें एक बहस होनी चाहिए कि इससे क्या नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे नुकसान हो सकता है कि इसके बहुत सारे फायदे भी, कि लोगों को चुनाव के बारे में समझे। उसके लिए एक क्लास होनी चाहिए, एक ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए, या तो पहले कहीं चुनाव लड़ा, पहले से क्वालिफिकेशन कि पहले कहीं चुनाव लड़ा होना चाहिए, या उसके लिए एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम होनी चाहिए कि भाई ठीक है ना, हमारे यहाँ अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अनपढ़ भी चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसको सिंबॉलिक, जैसे हम आरटीओ में जाते हैं, आरटीओ में ऐसा नहीं कि आपको बिना पढ़े लिखे को लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो सिंबल रहते हैं वहाँ पे कि इसका अर्थ बताना है, आपको ये समझाना है, क्योंकि बहुत जगह इशारों की भाषा समझती है, तो इशारों की भाषा वाला भी इसमें हम एक प्रयास कर सकते हैं।
अपंग भी लड़ सकता है चुनाव, इसमें अपने यहाँ चुनाव लड़ने को कहीं बंधन नहीं है। इसलिए इन सारी प्रक्रिया के लिए एक संहिता सहित एक नियमावली होनी चाहिए, जिससे ये जो प्रकरण आज हमको हमारे यहाँ इतने फॉर्म का दिख रहे, यह प्रकरण देखना नहीं ठीक है। यदि आपके पास में कैपेसिटी है, लाख रुपए खर्चा करना है, आपके पास में 150 कार्यकर्ता और आप उस एग्ज़ाम में पास होते तो निश्चित रूप से आप लोकसभा में जाने लायक आपके पास में बेसिक क्वालिफिकेशन। कई बार हम देखते हैं कि अब कई लोगों को प्रचार करते रहे, लगता है कि लोग बोलते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। ये सारी चीज़ें होती जिसको राजनीति की समझ नहीं होती, जिसको पता नहीं होता। एक बहुत अच्छा चेहरा, बहुत पॉपुलर चेहरा आपने सामने डाल दिया, वो बोलता सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद में उनका कहीं पता नहीं लगा उसके बाद में देश को आज़ादी 1947 में मिली, तो प्रधानमंत्री कब बनाते। ये सारी चीज़ें लोग पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ हो जाते हैं, क्योंकि अब यदि हम पढ़े लिखे हमारे साथ में कोई तेलुगु भाषा में लगे तो हम तो अनपढ़ हो गए। तो जिस क्षेत्र में जा रहे कम से कम उस क्षेत्र की बेसिक जानकारी कि प्रधानमंत्री क्या रहता है, राष्ट्रपति क्या रहता है, देश कब आज़ाद हुआ है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनता है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से, एक जो सिविक्स हम सीखते, नागरिक शास्त्र जो हमको सिखाया जाता था, नागरिक शास्त्र की बेसिक जानकारी तो भी उस व्यक्ति को होनी चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ से एक सुझाव इस माध्यम से है। और भी बहुत सारी चर्चा, आज हमारी तो सिर्फ टेक्निकली चर्चा थी, और भी राजनीतिक चर्चा में हम संजय जी मापले के साथ में मिलेंगे। यह प्रोग्राम एक विशेष प्रोग्राम है, यह कहीं भी हमने इसमें राजनीतिक चर्चा नहीं की कि इसके कारण हमने एक टेक्निकली प्रॉब्लम जो अभी आम जनता के लिए भी समझना जरूरी है, क्योंकि रोज़ यदि आपके पास में 50 लोग के भोंगे घूमे तो वो भी है, तो इसकी आवाज़ जनप्रतिनिधि द्वारा आने वाले संसद में उठनी चाहिए और एक नया सुधारित विधेयक इसके उम्मीदवार के लिए होना चाहिए, ताकि एक अच्छी सोच निर्माण हो सके, अच्छा प्रतिनिधित्व मिल सके, एक समझदार प्रतिनिधित्व मिल सके, ताकि देश सही में, अब हम जब इसमें जाते हैं, अभी चर्चा करते सड़कों पर जाके, तो चुनाव लोकसभा का है, लेकिन लोग अपनी नाली की समस्या, मेरे यहाँ तो साफ सफाई नहीं हुई, मैं इसलिए उसको वोट नहीं। अरे साफ सफाई का संबंध नगर सेवक से है, जनप्रतिनिधि से है। ये जो प्रतिनिधि आपके जा रहे हैं, ये देश में पॉलिसी बनाने के लिए कि आपके अमरावती में क्या आना चाहिए केंद्र से, उसकी पॉलिसी बनाने के लिए जाएंगे। आपका विकास क्या है कि लोकल की नालियाँ कैसे साफ होनी चाहिए, रोड कैसे बनने चाहिए, इंटरनेट बड़े रोड जो है वो आना चाहिए, आपके शहरों को जोड़ने की क्या कनेक्टिविटी होती, शहर के विकास के लिए आपको क्या बड़ी योजना चाहिए, उसके लिए यह प्रतिनिधित्व होता है। और देश में जो पॉलिसी बढ़ती है जिसका पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता, उसमें अपना मत देने के लिए, उसमें अपनी राय रखने के लिए प्रतिनिधित्व जाता। प्रतिनिधित्व बहुत प्रकार के आते हैं। आपके लिए सबसे पहला प्रतिनिधित्व होता है आपका नगर सेवक, जो आपके हर काम, यानी कि इवन कि आपके घर में कोई शादी है, ब्याह है, कोई मैं, तो उसमें भी आपका वो उपस्थित रहता है। ये अपेक्षा आप खासदार से, कई लोग बोलते हैं कि मैंने खासदार को देखा ही नहीं, हमसे आके मिली नहीं। 25 लाख लोगों से मिलना एक किसी भी इसमें बहुत संभव नहीं होता। तो उसके कार्य का ढंग, किस ढंग से कार्य करता है और आपकी बात जो जनप्रतिनिधि की वो ऊपर तक पहुंचती है क्या, ये जिसमें सक्षम है आप उसको मत दें। हम यहाँ पे किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन जो सक्षम है, जिसने कार्य का अनुभव है, अनुभव तो ऐसा नहीं कि भाई पहले 5 साल खड़ा ही रहा उसको ही मिले, नया व्यक्ति भी, लेकिन बाकी सामाजिक कार्य के अनुभव भी उसके देखे जाते हैं। कि सिर्फ आया, किसी पार्टी ने ला दिया, बाहर से ला के दे दिया कि भाई इसको वोट दे दो, क्योंकि जहाँ रह रहे तो कम से कम स्थानिक समस्या क्या है, भौगोलिक समस्या क्या, इसकी तो भी जानकारी होनी चाहिए। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नए विषयों के साथ में आपके साथ में जुड़ते रहेंगे। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप वहाँ पे जाकर सिटी न्यूज़ देख सकते हैं। यदि आप इसको जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप उसे लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, ताकि और नए नए विषय पर आपके साथ जुड़ सके और अपनी राय आप इस माध्यम से हम तक भिजा सकते हैं, जो हम चैनल के माध्यम से वापस उसका जवाब लेके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।